हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम सीबीएसई बोर्ड के साइंस की किताब के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, अब चूँकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं ये चैप्टर, पर उस चैप्टर्स के जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चंस तैयार करने की कोशिश की है। और ये इंग्लिश मीडियम में है, इसके बाद मैं हिंदी मीडियम में भी यही सारे वीडियोस में डालूँगा। तो आई होप दैट ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए चलते हैं इस सफ़र पे। उससे पहले नए जो होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आगे के क्वेश्चंस आपको जल्द से जल्द मिल जाएं, और लाइक और शेयर भी करना नहीं भूलेंगे। तो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें से पहला सवाल मैंने लिया है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट अप्रूव्स एनी केमिकल रिएक्शन। तो इसका आंसर है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ये चार जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बताते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में 3 डिफरेंस क्या होते हैं। फर्स्ट है रिएक्टेंट्स रिमेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ये सभी जानते हैं एलएचएस में रिएक्टेंट होते हैं, जबकि प्रोडक्ट्स रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। नंबर 2, ऑल एक्सटर्नल पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट आर अप्लाइड ओनली टू रिएक्टेंट्स। और प्राय जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, केमिकल रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, तो वो प्रायः रिएक्टेंट्स पे ही अप्लाइड होते हैं, तभी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो उसी का सेकंड पॉइंट प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा, पैरामीटर्स आर अप्लाइड टू प्रोडक्ट्स ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। प्रोडक्ट्स की तरफ भी अप्लाई होते हैं पर वो ओनली रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही ऐसे होते हैं, जब हमें कोई रिएक्शन को रिवर्स कराना है। तीसरा पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। और जब हम रिएक्टेंट्स पे से रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्टेंट एलिमेंट या कंपाउंड से, तो वो ऑब्वियसली उसके प्रोडक्ट ही बनेंगे, तो रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो प्रोडक्ट की तरफ होगा। तीसरा पॉइंट प्रोडक्ट के लिए है द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस बिकम्स प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ होता है केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो ये 3 डिफरेंस आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड। कोई केमिकल इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड कब कहा जाता है। तो आंसर होगा व्हेन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड आर नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड इन ए केमिकल इक्वेशन, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड। अगर लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट की तरफ के जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट वो रिएक्टेंट की तरफ रिएक्ट कर रहे हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रोडक्ट की ओर के जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड बनते हैं उसके एटम्स से अगर मैच नहीं खाते हैं नंबर ऑफ एटम से, तो उसे हम अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहेंगे। अर्थात लेफ्ट साइड में जितने भी एटम्स हों, जितने भी एलिमेंट हों, सबके सारे टोटल एटम्स जो हैं वो राइट साइड के जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे टोटल एटम्स के बराबर होने चाहिए। मतलब अगर लेफ्ट साइड में कोई एक एलिमेंट है तो उसके लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं उसी एलिमेंट के राइट साइड में भी उतने ही एटम्स रहने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिया है सोडियम और ऑक्सीजन का, तो जिससे मिलने से सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो सोडियम का एक ही एटम है जबकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। जबकि राइट साइड में 2NaO लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि सोडियम के भी 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो लेफ्ट साइड में एक ही एटम है जबकि राइट साइड में 2 एटम है। तो जबकि ऑक्सीजन का ठीक है, ऑक्सीजन का लेफ्ट में भी 2 एटम है, राइट में भी 2 एटम है। तो इस तरह से ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है लेकिन सोडियम बैलेंस्ड इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड है। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन सभी जानते हैं, जब कंबाइन होता है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं या एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो जो रिएक्शन होता है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब कोई एक बड़ा कंपाउंड टूटता है और टूट करके अलग अलग एलिमेंट में या कंपाउंड में टूट जाता है तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसके 3 डिफरेंसेस मैंने यहाँ लिए हैं। पहला है the 2 or more elements or compounds combine to make single compound, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक बड़ा सा कंपाउंड होता है जो छोटे छोटे एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में टूटता है। तो कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन में बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि कॉम्बिनेशन जो है वो कई एलिमेंट्स मिलकर के एक बड़ा कंपाउंड बनाता है, जबकि डीकम्पोजिशन में एक बड़ा कंपाउंड टूट करके कई एलिमेंट बनाता है। नंबर 2 है इट्स नेचर इज एक्सोथर्मिक इन जनरली। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो नेचर है वो प्रायः एक्सोथर्मिक ही होता है, मतलब उससे हीट जनरेट होता है या एनर्जी निकलती है या लाइट निकलती है या साउंड निकलता है, इस तरह के कुछ न कुछ आउटपुट आपको उसमें मिलेंगे। तो अधिकतर हीट और लाइट आप जान लें उसमें, तो इस तरह से वो एक्सोथर्मिक ही कहलाता है। जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें उसे कंप्लीट कराने के लिए उसमें हमें बाहर से हीट देना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि उसमें हीट जनरेट नहीं होता है बल्कि वो हीट और उसे चाहिए, इसीलिए उसे हम इट्स नेचर इज़ एंडोथर्मिक जनरली। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है इट्स नेचर इज़ एक्सोथर्मिक जनरली, डीकम्पोजिशन का है इट्स नेचर इज़ एंडोथर्मिक जनरली। एग्जाम्पल में यहाँ मैंने ले लिया है CaO + H2O इज इक्वल टू CaOH2OH होल 2 प्लस हीट। कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर से रिएक्शन कराया जाता है तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और बहुत सारा हीट भी जनरेट होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे है, एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम जब हीट करते हैं उसमें हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकअप होता है, उसका ब्रेकडाउन वो हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंस है। अगला सवाल है वाई सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन केप्ट ओपन इन द सन। सिल्वर क्लोराइड जो है वो उसे हम जब ऐसे खुले में रखते हैं रूम में या किसी लाइट सोर्स के सामने या बाहर सन के ये में सामने, तो वो ग्रे क्यों हो जाता है, मतलब वो चमकीला जो वाइट एक जो सिल्वर का की जो चमक होती है वाइट जैसी, वो ग्रे क्यों हो जाती है। तो आंसर है व्हेन सिल्वर क्लोराइड केप्ट ओपन इन द सन इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसमें सिल्वर क्लोराइड में, जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, जिसके कारण उसका कलर ग्रे हो जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन आप इक्वेशन देख लें कि 2AgCl जो सॉलिड ये में है आपका, उसको सनलाइट में जब रखते हैं तो वो 2Ag + Cl2 देता है, मतलब सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, जिसके चलते वो ग्रे हो जाता है सिल्वर। अगला सवाल है 8 एक इक्वेशन है 2AgBr और इट इज़ reacted when in front of sunlight, then it breaks up into 2Ag plus Br2. तो what is the industrial importance of this reaction? ये इस रिएक्शन का इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, क्या महत्व है इसका। तो आंसर है द अबव रिएक्शन हैज़ द इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अभी की फ़ोटोग्राफी तो डिजिटल हो गई है, लेकिन पहले की फ़ोटोग्राफी जब नेगेटिव से फ़ोटो धुल करके नए फ़ोटो बनते थे तो उस समय इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था इंडस्ट्री में। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का जो है यूज़ किया जाता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में, कलर में नहीं। अगला सवाल है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। तो एक्सोथर्मिक जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हीट निकले, लाइट निकले, एनर्जी जनरेट हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहेंगे। और जिसमें हीट देना पड़े बाहर से,
उसे हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। तो पहला डिफरेंस है नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीजेस हीट और एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, मतलब रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो हीट जनरेट करता है, हीट छोड़ता है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। और एंडोथर्मिक में द केमिकल रिएक्शंस दैट अब्जॉर्ब्स हीट और एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जो रिएक्शन वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं या एनर्जी उन्हें चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए, तो वैसे रिएक्शंस को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दूसरा डिफरेंस है जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक होता है, पहले हम लोग देख चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है एक्सोथर्मिक होते हैं। और एंडोथर्मिक जनरली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। यहाँ भी वही एग्जांपल दे दिया है मैंने, तो ये कोई नई नहीं है। अगला सवाल है वाई वाइट वॉशिंग गिव्स ए शाइनी फिनिश आफ्टर 2-3 days। 2-3 दिनों के बाद जो वाइट वॉश है वो ज़्यादा शाइनी क्यों हो जाती है? तो आंसर है ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो हम लोग जानते हैं कि जो वाइट वॉश के लिए यूज़ होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट रिएक्ट्स वेरी स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है वो हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, और स्लोली रिएक्ट करते हुए ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी जिसे हम मार्बल भी कह सकते हैं वो बनाता है। और मार्बल चूँकि चमकीला होता है तो इसलिए उसका जो एक पतली लेयर जो बनती है वो ज़्यादा चमकीली हो जाती है पहले दिन की अपेक्षा। ऑन द वॉल्स दिस प्रोसेस टेक्स 2 to 3 days and gives a shiny finish on the walls। इसलिए 2-3 दिन के बाद जो है वो वॉल जो है ज़्यादा चमकदार दिखती है। नंबर 11 है हाउ रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रेस्पिरेशन जो है वो हमारे जो शरीर में होने वाली रेस्पिरेशन है जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है हमारे टिश्यूज़ को या सेल्स को, तो वो एनर्जी जो है वो जो रेस्पिरेशन आपकी जो एक्टिविटी है वो एक्सोथर्मिक कैसे है? तो ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ आवर ईटन फूड्स लाइक राइस, पोटैटो, ब्रेड एट्सेट्रा ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। क्या होता है कि जब हम भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारे भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो हमारे भोजन जैसे कि चावल, आलू या रोटी में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में टूट जाते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइंस टू ऑक्सीजन, और ये फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उससे ये ग्लूकोज कंबाइन करके वो एनर्जी रिलीज़ करता है एंड रिलीजेज एनर्जी एंड हीट, और वो गर्मी पैदा करता है, हीट रिलीज करता है और एनर्जी भी रिलीज़ करता है। उस एनर्जी से हमारे शरीर के सारे काम जो हैं वो होते हैं। तो चूंकि ये रिएक्शन हीट जनरेट करता है इसीलिए हम एक्सोथर्मिक इसे बोल सकते हैं। सो रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका इक्वेशन आप यहाँ देख लें, C6H12O6 जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अगला सवाल है नंबर 12, व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इट्स यूज़। थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहेंगे? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीटिंग इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। असल में डिकम्पोजिशन जो होता है वो प्रायः थर्मल ही होता है, क्योंकि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है डिकम्पोजिशन के लिए। तो इन मैनी इंडस्ट्रीज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस सीमेंट। तो इसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है? तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे सीमेंट बनाने में ये थर्मल डिकम्पोजिशन यूज़ होता है। वहाँ पे क्या किया जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसे गर्म किया जाता है, उसमें हीट दी जाती है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सीमेंट बनाने के काम में आता है। अगला है, आखिरी सवाल है ये,
differentiate between displacement and double displacement reaction। यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफरेंस लिया है। तो व्हेन ए हायर reactive element displaces a lesser reactive element from a compound, it is called displacement reaction। जब एक अधिक सक्रिय कोई तत्व जो होता है, कोई एलिमेंट जो होता है, वो अपने से कम सक्रिय तत्व को किसी कंपाउंड से, किसी यौगिक से खिसका देता है और खुद वहाँ पे उसके साथ जुड़ जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये जस्ट आप किसी बस की सीट में आप या अपने क्लास में आप कभी आप देखते होंगे, जो आपके स्टूडेंट्स के बीच में कभी जो धकेला धकेली होती है, उसमें देखते होंगे कि कोई लड़का जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो अपने से कमज़ोर जो है, कम ताकत वाले लड़के को ठेल कर वहाँ बैठ जाता है। तो बस आप वैसे ही समझ लें कि ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर खुद जो है कंपाउंड बना लेता है। तो इस तरह का हम कहेंगे उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर जब बट व्हेन टू रिएक्टेंट्स डिस्प्लेसेस ईच अदर्स रिएक्टिव एलिमेंट्स और एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और दोनों में ही कोई एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट हैं दोनों कंपाउंड में जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। पहले कंपाउंड का जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट वो दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को हटाकर वहाँ चला जाए और दूसरे कंपाउंड का जो एलिमेंट है वो पहले कंपाउंड के पास आ जाए, तो इस तरह का जो है डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके लिए तो उसका इक्वेशन जो है आप Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl, ये जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एक रिएक्शन है। तो ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले वीडियोस में मैं इसी चैप्टर्स के बाकी जो और भी सवाल हैं वो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो और मैं ये हिंदी में भी दूंगा और इंग्लिश में भी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। थैंक यू।